हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वह विशेष टॉपिक है इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप विद इन 5 वीडियोज़ में देखे कि बहुत सारी प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स के साथ साथ डेरिवेशन भी थे और डेरिवेशन के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए। तो उन न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मुझे लगा कि अभी कुछ न्यूमेरिकल्स और भी बच्चों को बताए जाएँ जिनके माध्यम से सामान्य तौर पर बच्चों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और वह कॉन्फिडेंस तभी डेवलप हो सकता है जब सामान्य परिस्थितियों में बच्चे उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स पर अपना एक विश्वास पा लेंगे। कहने का मतलब कि वह न्यूमेरिकल वो स्वयं लगाने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने इसी नाते लास्ट वीडियोज़ इलेक्ट्रिसिटी का रखा और इस लास्ट वीडियोज़ में देखा कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने सजेस्ट किया एक सर्किट डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड के माध्यम से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आपका सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा है R1, R2, R3 आपका सामान्य तौर पर यहाँ पर है। इसी तरह से R4, R5, देयर आर 5 रेजिस्टर्स, 5 रेजिस्टर्स उसमें लगे हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या है, 3 वोल्ट की एक बैटरी सजेस्ट की गई है। यहाँ पर एमीटर है, फिर इसके बाद की पॉइंट है। की पॉइंट को ऑन और ऑफ करने की पोजीशंस आपको मालूम ही है कि ऑन करना होता है तो की को ब्लॉक कर देते हैं और ऑफ करना होता है तो उसमें ओपन स्पेस डाल देते हैं। तो सामान्य तौर पर इस सर्किट डायग्राम में पावर सप्लाई किया जा रहा है जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को जाता रहता है। अब यहाँ पर बात इस चीज़ की आ रही है कि इस पर न्यूमेरिकल क्या बन रहा है। बच्चे परेशान क्यों होते हैं कि एक्चुअली 5 रेजिस्टर्स हैं, कौन इसमें सीरीज होगा कौन पैरेलल होगा और कैसे हम उसका इक्विवेलेंस रेजिस्टर फाइंड आउट करें जिससे हमारा आंसर मिस्टेक्स ना हो। कहने का मतलब इस पूरे ट्रायंगल का ए से बी या फिर ए से सी और सी से बी के बीच में आपको R3 रेजिस्टर भी लगा हुआ है। इन सारे न्यूमेरिकल्स का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमें मालूम हो जाए और उस इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस के माध्यम से अगर हम एमीटर रीडिंग जानना चाह रहे हैं तो व्हाट इज द एमीटर रीडिंग ऑफ सर्किट, तो ऐसी कंडीशंस में भी हम इसको डिफाइन कर सकें। यहाँ पर ATQ हमने कहा इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन फिगर को हमने पहले ही बताया। फिगर के माध्यम से हम यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं। पहले इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस को हमने क्या लिया, R डैश में कौन कौन से रेजिस्टर्स कंसीडर हो रहे हैं, जिसमें पहला रेजिस्टर हमने लिया R1, दूसरा R2, दोनों किस कंडीशंस में, सीरीज में। अब सीरीज और पैरेलल पता करने के लिए एक सबसे अहम चीज होती है कि जैसे करंट फ्लो कर रहा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के लिए आएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट शुरू हुआ तो पहले आप देख रहे हैं R4 में गया, R4 से पहले फिर R1 में होते हुए R2 से R5, फिर लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल्स पर आ गया। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव उसका करंट फ्लोइंग पाथ है। अब वहाँ से 2 पोजीशंस एडॉप्ट होती हैं कि पहले हम R1 R2 जैसा रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 की बात है, इनको देखते हैं तो एक सीक्वेंस में इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है, इस नाते ये सीरीज में होंगे। सीरीज में होने का मतलब कि एक ही क्रम में, श्रेणी क्रम में हो जा रहे हैं और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो एक ही रेशियो में दोनों से रजिस्टर से पास आउट हो रहा है। लेकिन यहीं पर एक बारीकी ये भी ध्यान देना है, जो आपका ये जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए D और E के नाम से हमने रख दिया, तो D और E के नाम से रख दिए तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फ्लो क्या होगा, D पॉइंट से E की तरफ भी जाना चाहेगा। तो D से E की तरफ जाएगा, इसका मतलब कि करंट फ्लो रेट चेंज हो रहा है, उसका रूट चेंज हो रहा है। पहले रूट में तो R1 R2 के साथ गया और दूसरे रूट में जब जाएगा तो वो D से E की तरफ बढ़ेगा और E से फिर R5 की तरफ चला जाएगा, R5 से होकर के फिर वो बैटरी में आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि मेन इसमें पाथ डिसाइड करना होता है कि सेम पाथ में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, रेजिस्टर्स कितने भी हों तो हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशंस में ऐड करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में पहला हमने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस देखा R डैश की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 के माध्यम से जो सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है तो ये D से C से E पर आ रही है, E से B की तरफ जोड़ रही है,
फिर बैटरी में आ रही है। तो एक सीरीज में मिल जाने के कारण यहाँ पर 3 ओम प्लस 3 ओम के 2 रेजिस्टर लगे हैं, जिनका नाम सूचित किया जा रहा है R1 R2 के माध्यम से। तो यहाँ से 3 ओम प्लस 3 ओम का 2 रेजिस्टर्स श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 3 प्लस 3 6 ओम हो जाता है। तो 6 ओम पहला इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मिला। अब इसके बाद फिर हम दूसरे बात की तरफ बात करते हैं कि एक तो हमारा क्लियर हो गया, दूसरा फिर क्या करते हैं, नाउ R डैश एंड R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब R डैश जो हमने निकाला था R1 R2 के माध्यम से, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ लेंगे, R3 के साथ लेंगे, क्योंकि रजिस्टर क्रम जो देखा गया R1 के बाद R2 आया होगा, R2 के बाद R3 आएगा, तो फिर पहले R3 तक का कॉम्बिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं, फिर R4 और R5 पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से R3 को जोड़ने के लिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, R1 R2 तो सीरीज में थे, अब R1 R2 का जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा वो R3 के साथ जुड़ेगा। इन दोनों की कंडीशंस क्या है, एक दूसरे से पैरेलल जुड़े हैं। पैरेलल जुड़े होने का मतलब कि एक का रूट है D से C, C से B, E की तरफ जा रहा है, और दूसरा रूट क्या है, D से सीधे E की तरफ चला जा रहा है। तो दोनों में क्रम जो है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिसे आप समांतर क्रम कहते हो। और समांतर क्रम होने पर सेकंड कंडीशंस में फिर हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/R डबल डैश कर दिए। जैसे R डैश हमने पहले ले रखा है पहले कॉम्बिनेशन में, तो दूसरे कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए R डबल डैश लिए, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश। जो R डैश पहले इक्विवेलेंस रजिस्टर मिला था और उसका कॉम्बिनेशन किससे कर रहे हैं, 1/R3 से कर रहे हैं, और दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो एक का है 6 ओम, मतलब कि यहाँ से जो आप इक्विवेलेंस R1 R2 के माध्यम से पाए थे, ये तो 6 ओम आया था, तो 1/6 ओम हो गया, प्लस 1/3 ओम जो रजिस्टर 3 है। अब इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में ऐड करने पर 6 और 3 का एलसीएम 6 ओम हो जाएगा। अब यहाँ से 6 1 जा 6, तो पहले का न्यूमरेटर तो 1 ही रहेगा। दूसरे कंडीशंस में R3 का 3 ओम है, 3 ओम से एलसीएम को भाग देंगे, 3 2 जा 6, तो इसका न्यूमरेटर 2 ओम हो जाएगा। कहने का मतलब कि 2 + 1 3/6 ओम हो जाएगा, और 3/6 ओम को अगर ड्राइव करते हैं तो 1/2 ओम इसकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस यहाँ से दिख रहा है। कब, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 ओम। लेकिन आप देख रहे हैं ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो अब इनको आपस में कंपेयर कर दीजिए। तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलता है, R डबल डैश की वैल्यू 2 ओम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। भाई R डबल डैश को 1/R डबल डैश है, दैट इज इक्वल टू 1/2 है, तो R डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 2, मतलब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मैच करा दीजिए, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मैच करा दीजिए, तो R डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2 ओम आ गई। अब एक सर्किट के माध्यम से जो R1 R2 R3 तीन रेजिस्टर जुड़े थे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, R4 और R5 दो रेजिस्टर अभी बचे हुए हैं, इनको ऐड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि 10 वी गेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R ट्रिपल डैश। R ट्रिपल डैश का मतलब कि सर्किट को 3 भागों में हम बांट रहे हैं। पहले भाग में R1 R2 को लिया, दूसरे भाग में R1 R2 का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंस आया, R3 के साथ ऐड कर दिए, और तीसरी कंडीशन में अब R3 के माध्यम से जो ऐड होकर के R डबल डैश की वैल्यू आई, उसको किसके साथ जोड़ देंगे, R4 प्लस R5 के साथ। और ये आपको देखने से क्या लग रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लो की है, यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव के रूट में R4 भी पढ़ रहा है और उसी रूट में R5 भी पढ़ रहा है, इस नाते सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन किसका बनेगा, R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R4 प्लस R5, ये तो सीरीज में होंगे एक ही साथ में, और R डबल डैश जो इनका इक्विवेलेंस रजिस्टर आया था, तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे 0.5 प्लस 0.5 जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, और दूसरा क्या है 2 ओम का है, तो 2 प्लस 0.5 जोड़ने पर 1 ओम हो जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। मतलब कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है ABC ट्रायंगल के रूप में, इसका जो ओवरऑल इक्विवेलेंस रजिस्टर
की वैल्यू होगी, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा, वो कितना आ गया, एटलीस्ट 3 ओम आ गया। तो आपने देखा कि सामान्य तौर पर ये सर्किट देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रही थी, लेकिन वन बाय वन इनके पाथ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है उसका रूट क्या है, किस रूट से जा रही है, कहाँ वो कंबाइन हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं कि नाउ वी गेट रीडिंग ऑफ एमीटर। यहाँ पर एमीटर लगा है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, आपको खुद डाउटफुल बनाने के लिए कह देते हैं रीडिंग ऑफ एमीटर बताइए। ये नहीं कहेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रीडिंग ऑफ एमीटर। तो बच्चा डर जाता है, अरे भाई एमीटर आ गया, उसकी रीडिंग हम कैसे जाने। लेकिन सही मानने में उसका तरीका क्या है कि वो जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जानना चाह रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ओम्स फार्मूले के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार रख दीजिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी, नाउ वी गेट रीडिंग ऑफ एमीटर I इक्वल टू बी अपॉन आर ट्रिपल डैश। आर ट्रिपल डैश क्यों लेंगे, क्योंकि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और उसकी बैटरी पावर क्या है, 3 वोल्ट का है। तो 3 वोल्ट अपॉन 3 ओम, आर ट्रिपल डैश की वैल्यू। और इस तरह से आपस में सॉल्व करने पर ये क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या फ्लोइंग करंट हमारी जो है वो 1 एम्पियर होगा, अर्थात एमीटर की रीडिंग जो होगी 1 एम्पियर शो कर रही होगी। वही 1 एम्पियर की धारा पूरे सर्किट में फ्लो कर रही है। तो था बहुत आसान सी चीज़, लेकिन फिगर वगैरह ऐसा दिखा दिया जाता है कि जिसके माध्यम से आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत कठिन चीज़ है, ये मेरे बस की बात नहीं। अरे भाई बस की बात क्यों नहीं है, बस कोशिश करने की ज़रूरत है कि एक मन से कोशिश कीजिए, देखिए लक्ष्य आपका होगा। इसी तरह से अगला सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है और इसी टाइप का कॉम्बिनेशन इसमें भी दिया गया है। इसमें हमने 2 चीज़ों को डाल दिया है, एक तो एमीटर और दूसरा वोल्टामीटर। तो एमीटर की रीडिंग कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पता करना है। मान लीजिए वोल्टामीटर की रीडिंग करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो वोल्टामीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम देखिए, इस सर्किट डायग्राम में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, बैटरी की पावर क्या है 10 वोल्ट की है। अब 10 वोल्ट की बैटरी इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है, जिसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। पहला रेजिस्टर है 2 ओम का, दूसरा 5 ओम, तीसरा 10 ओम, और इस तरह से 3 रेजिस्टर लगे हुए हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए वोल्टामीटर लगा दिया गया है। सेम कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फ्लो करते हुए एमीटर में आती है, एमीटर के साथ साथ की पॉइंट लगा है तो बैटरी में चला जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लो करने की बात तो आपको रट गया होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लो करती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लो करने की पोजीशन जब आपको मालूम हो गई तो अब हम सीधे कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं। इन फिगर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। तो गिवन सर्किट में आपको दिख रहा है यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक पोजीशन यहाँ पहुँचती है, उसके 3 रूट हो जाते हैं। पहला रूट 2 ओम में जाएगा, दूसरा रूट 5 ओम में जाएगा और तीसरा रूट 10 ओम में जाएगा। कहने का मतलब कि ये उसी तरह से जैसे आप एक चौराहे पर खड़े हो जाएं, फिर आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किस रास्ते से जाना चाहेंगे। पहले रूट से जाएंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे, सेकेंड रूट से जाएंगे तो दूसरे रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे, थर्ड रूट से जाएंगे तो तीसरे रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे, और इनका क्रम क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए फर्स्ट रूट में 2 या 2 से अधिक रजिस्टर हैं तो हम उनको सीरीज में कर देंगे। लेकिन अगर कोई 3 रूट हैं या 3 से अधिक रूट हैं और उनका एक दूसरे से इंटरलिंकिंग नहीं है तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स के माध्यम से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 1/2 ओम प्लस 1/5 ओम प्लस 1/10 ओम, इनका एलसीएम ले लिए। एलसीएम 2 5 10 का 10 ओम हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 ओम से डिवाइड किए तो 2 5 या 10 होता है, इसका न्यूमरेटर क्या आ गया 5। इसी तरह से 5 2 या 10, 2 1 या 2, 10 1 या 10 तो 1 आ जाएगा। तो 5 2 7 प्लस 1 8/10 ओम आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5 ओम दिख रहा है। 4/5 ओम रेजिस्टर क्या शो कर रहा है 1/r डैश की वैल्यू।
इसके कारण आर डैश जो इक्विवेलेंस वैल्यू होगी या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा 5/4 ओम, क्योंकि यहाँ से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर कर दिए। अब 5/4 ओम रखिए या अदरवाइज डेसिमल में वैल्यू चाहते हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 ओम आ जाएगा। तो सेम कंडीशंस में आपने इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकाल लिया इस सर्किट का। अब इसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो हम आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लोइंग करंट या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमीटर रीडिंग। कहने का मतलब कि इस तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसमें डरने की जरूरत नहीं है। इन सभी रास्तों से खाली एक ही चीज आपको फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मतलब कि उसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसको निकालने के लिए सेकंड ऑप्शन हमने दिया। पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पेसेस लगते हैं और उतने स्पेस में हम एक दूसरे को न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, उससे हमारे बच्चों का भला हो जाएगा। तो इस नाते हम बार बार इनको ये कहेंगे कि ATQ का करके हम काम चला लेते हैं कि सामान्य तौर पर मेन लॉजिक ये होनी चाहिए, दो ही क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल बेस्ड करता है, व्हाट इज गिवन व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या दिया गया है क्या पता करना है। तो यहाँ से अब हमें दूसरा व्हाट इज रिक्वायर्ड में क्या है, टोटल करंट आई चाहिए या रीडिंग ऑफ एमीटर चाहिए। तो रीडिंग ऑफ एमीटर के लिए ओम्स लॉ को फॉलो कर लीजिए, V/R और R की वैल्यू क्या है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। जो आप 3 रेजिस्टर लगाए हो उस तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंस वैल्यू क्या होगी उनको यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने डेसिमल के बजाय क्या रखा 5/4 से डिवाइड करना चाहा, तो इससे इजी गोइंग सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो 5/4 डिनोमिनेटर में लिखना था तो 3 स्टेप की भाग हो जाती। इस नाते 5 को नीचे रखे हैं और 4 को ऊपर कर दिए, क्योंकि उलट करके 5/4 का उल्टा क्या हो जाता 5 डिनोमिनेटर में होता 4 ऊपर चला आता। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8 एमीटर इसमें फ्लोइंग करंट हो जाएगा या एमीटर रीडिंग 8 एम्पियर की हो जाएगी। सेम कंडीशंस में करंट फ्लो ईच रजिस्टर। अब बात यहाँ पर आती है कि प्रत्येक रजिस्टर में कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उससे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हम क्या करते हैं प्रत्येक रजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमने कंबाइंड वे में काम किया है, तो I = जैसे V/R डैश को हमने फॉलो किया, उसी तरह से हम क्या करेंगे I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। हमने पैरेलल दिखा दिया कि इस तरह से हम इनको सेपरेट कर देते हैं। कहने का मतलब कि जब हम डिफरेंट रेजिस्टर्स में जानना चाहते हैं कि वहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फ्लुएंसी है, तो उनको निकालने के लिए वही ओम्स लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बैटरी की पावर क्या है 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट में एक बार 2 ओम से भाग दे दीजिए, फिर 5 ओम से, फिर 10 ओम से। ये क्रमशः वैल्यू आपको क्या मिल जाती है 5 एम्पियर 2 एम्पियर और 1 एम्पियर मिल जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत ही आसान वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर, तो वोल्टामीटर की रीडिंग जानने के लिए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेंगे और V = क्या हो जाएगा I × R डैश। R डैश क्यों लेंगे, क्योंकि जो 3 रजिस्टर्स आपने लगाए हैं जिसको कंट्रोल कर रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो I की वैल्यू आपने इक्विवेलेंस वे में देखा क्या वैल्यू आई थी 8 एम्पियर आया था, और I × R, R की जगह आपका क्या है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, तो ये 5/4 आ रहा है। तो 8 × 5/4 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10 वोल्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि बैटरी जो करंट फ्लो कर रही है, कहने का मतलब कि जो उसकी वोल्टेज आ रही है, जो उसकी वोल्टामीटर की रीडिंग आ रही है, यही सेम आएगी जो 10 वोल्ट आप यहाँ दिखा रहे हो, वही 10 वोल्ट की वैल्यू वोल्टामीटर रीडिंग करेगा। इससे पहले अभी आपने देखा एमीटर रीडिंग मीन्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसे ही वोल्टामीटर रीडिंग मीन्स द वैल्यू ऑफ बैटरी वोल्टेज। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूजन कई जगह से किया जा सकता है, कई जगह से आपका टेस्ट लेने के लिए इस तरह से बातें की जाती हैं कि जिससे आप दिग्भ्रमित हो जाएं। लेकिन आपको दिग्भ्रमित होने के लिए कहीं मौका हम नहीं छोड़ेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, एक अच्छे स्टूडेंट जैसा प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखें। ये हमारी पहली गुणवत्ता होगी।
सेकंड के बाद अब थर्ड एग्जाम्पल की बारी आती है। थर्ड एग्जाम्पल में हमने कहा भाई अभी तो सर्किट डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, थ्योरी भी पढ़ाते समय हमने किया, तो जरा अब इस पर भी बात करते हैं कि पावर कंजम्पशन की बात क्या आती है, पावर कैसे यूज किया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने एच की वैल्यू देखा 100 जूल है, मतलब कि 100 जूल गिवन वैल्यूज की मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है R = 4 ओम है, रजिस्टर जो लगा है और टाइम जो लग रहा है 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर पावर कंजप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पावर कितनी खर्च हो रही है, किस पावर की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम शो दैट H = I² RT फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज करना इसका गौड़ दिख रहा है क्योंकि प्रॉब्लम हमसे कुछ और पूछी जा रही है। द वैल्यू ऑफ I पहले हमें चाहिए और I की वैल्यू आप देखिए गिवन वैल्यू में नहीं दिया गया। I की वैल्यू दूसरी निकालने के लिए कूलम्स लॉ को अगर हम यूज करते हैं तो कूलम्स क्या कहते हैं, I = Q = I × T। तो I × T हमारे पास है, Q की वैल्यू नहीं है तो I हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड में जब आपको I की वैल्यू की जरूरत है तो आप घूमते फिरेंगे भाई I कैसे आवे। तो इस फॉर्मूले को जो हमने यूज किया H = I² RT, तो यहाँ से I² को ही ट्रांसफर कर लीजिए। तो I² क्या हो जाएगा, √ मतलब I² H/ RT हो जाएगा। I की वैल्यू क्यों निकालना चाहेंगे, इसको स्क्वायर रूट में भेज दीजिए, जिसे सर्ट कहते हैं करड़ी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, √ H/ RT, क्योंकि H भी हमारे पास है, R की भी वैल्यू है, T की भी वैल्यू है। तो अब आपने अपने दिमाग का यूज किया कि व्हाट इज गिवन, मतलब जो चीज़ हमें दी गई है उन्हीं के माध्यम से हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास दी गई हैं, इसी नाते हमने इस फार्मूले का इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ से I की वैल्यू निकालने के लिए √ क्या करेंगे, H/RT, H की वैल्यू रख देंगे 100 जूल/4 × 1 सेकेंड और इनको आपस में सिंप्लीफाई करने के बाद √25 × एम्पियर आ जाएगा। √25 को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट वैल्यू ±5 एम्पियर। तो I की वैल्यू क्या आ गई, मीन्स रीडिंग ऑफ एमीटर क्या आ जाएगा, कहने का मतलब कि वो 5 एम्पियर आ जाएगा। और 5 एम्पियर आ जाने के बाद फिर हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज क्या होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ वोल्टेज भी कहीं नहीं मालूम है, हमारे पास गिवन डेटा में नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इनका भी माध्यम लेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला वही ओम्स लॉ को यूज करेंगे, P = I × R। I हमारे पास इस कैलकुलेशन से मिल चुका है, R रजिस्टर यहाँ दिया गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 × R की वैल्यू 4 रख देंगे और 5 4 20 वोल्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे इस फार्मूले को क्यों हमने नोट किया था, तो इस फार्मूले को नोट करने का हमारा मतलब था कि I की वैल्यू इजी गोइंग फाइंड आउट हो जाएगी। अब अगर इसका हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं क्या इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए H की वैल्यू 100 जूल थी, इधर I² RT की वैल्यू पुट करेंगे तो भी 100 जूल आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इस तरह से जो आप फार्मूला लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और कोई भी कैलकुलेशंस अगर सपोज कीजिए मिस्टेक्स है तो ऐसी कंडीशंस में वो प्रिंसिपल को सपोर्ट नहीं करेगा। और फिजिक्स या मैथ्स हमारे आपकी चलाने से नहीं चलती है, वो इन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल चलती है। और कहीं भी उसमें मिस्टेक्स होगी तो वहाँ पर रॉन्ग साइड को तत्काल इंडिकेट कर दिया जाएगा कि वो आर रॉन्ग हेयर, आप यहाँ पर गलत हो। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर थर्ड क्वेश्चंस भी आपका फिनिश हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच यूजेस मोर एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपके घरों में एपरेटस लगे होते हैं, बच्चों के अंदर एक क्वालिटीज होती है कि बहुत सारी चीज़ें वो इन द एब्सेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स वो क्या चाहते हैं कि इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, रेफ्रिजरेटर में कितना कंज्यूम होगा और ओवरऑल कितनी यूनिट बिजली आनी चाहिए। क्योंकि बच्चों का दिमाग जिज्ञास होता है, ये अच्छी बात है कि जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञास होने से ही आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं उनसे नुकसान भी हो जाते हैं। तो जो गार्जियंस हैं, पढ़े लिखे गार्जियंस हैं, वो अपने अनुभव को शेयर करने के लिए कहते हैं कि कोई बात नहीं,
तो हमारा 10 रुपये नुकसान करके और 100 रुपये की चीज़ सीख लेते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम सीखने की जिज्ञासा तो रखे हो। ऐसे बच्चे वहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते कि वो चाहते तो बहुत कुछ है, सपना बहुत देखते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि वो सामान्य तौर पर उसका प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल भी करने के लिए एक साहस की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे बच्चे अगर प्रैक्टिकल पर भी बहुत गंभीर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत अच्छा रिस्पांस कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन शर्त है कि मीन्स कोई भी सपना देखने से नहीं मिलता, प्रैक्टिकल को साकार करने से मिलता है, और साकार करने वाला बच्चा ही आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकता। नाउ आई विल टेक एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल 4 में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे घर में किस तरह से मशीन लगी होती है। तमाम हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस को यूज़ कर रहे हैं, टीवी को यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर को यूज़ कर रहे हैं, मिक्सी वगैरह आजकल कॉमन चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो व्हिच यूजेज मोर एनर्जी। दिमाग में आया कि भाई कौन सी ऑपरेटर्स हमारा ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है। लाइक एज एक पहली कंडीशन दिया 250 वाट टीवी सेट, मतलब एक हमारे पास टीवी सेट है जिस पर कंपनी ने, मैन्युफैक्चरर ने शो किया है कि 250 वाट का ये टीवी है। मतलब कि जब भी इस टीवी को आप चलाइएगा तो 250 वाट की पावर कंजप्शन होगी। कितनी देर चल रही है? 1 आवर चल रही है। आप ये 1200 वाट टोस्टर के विषय में आप लोग जानते हैं, बताना नहीं है, ब्रेड वगैरह सेकने का काम करते हैं। लाइक एज ए लाइट ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का होता है, तो वहाँ पर लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर हम उस टोस्टर को 10 मिनट यूज़ करते हैं और उसकी पोजीशन क्या है, 1200 वाट का करंट कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में कौन ऑपरेटर्स हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खर्च करेगा और क्यों खर्च करेगा, इसका भी कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स जो होती है एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपको देने की प्रयास करती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि दोनों कंपेरिजन में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले कंडीशंस में ATQ जो क्वेश्चंस में दिया गया है, क्या दिया है, P1 माने पावर 1 क्या है हमारा टीवी सेट का 250 वाट है। T1 कितने समय के लिए चल रहा है, 1 आवर्स। 1 आवर्स को अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट SI यूनिट में चेंज करते हैं तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हुआ और 1 मिनट में 60 सेकेंड हुआ, तो 60 × 60 बराबर 3600 सेकेंड हो जाएगा, 3600। अब यहाँ से क्या होगा, आई एम सॉरी, सो दैट एनर्जी कंज्यूम, इतनी एनर्जी कंज्यूम किया इस टीवी सेट ने, तो टीवी सेट ने कितनी एनर्जी कंज्यूम किया, इसको फाइंड आउट करने के लिए Q1 = P1 × T1, मतलब P1 का T1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और P1 की वैल्यू 250 वाट है, T1 की वैल्यू 3600 सेकेंड है। आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 9 लाख जूल हो जा रहा है। और 9 लाख जूल होने का मतलब इसको हम 10 के पावर या ऑर्डर ऑफ 10 में रखें, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो यहाँ से तुरंत हम इनके नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट कर रहे हैं जीरो के, 1 2 3 4 5 और लास्ट में 6वें स्थान पर 9 है। और 9 हमारा नंबर कैसा है, लेस देन 10 है, तो ऐसे में हम उसको क्या कर सकते हैं, 9.0 × 10⁵ तो 9.0 × 10⁵ अगर नोट करेंगे तो जूल में होगा। अदरवाइज इसके 3 पावर्स और कम कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 पावर्स कम कर देने का मतलब 3 क्यों, 2 पावर्स कम कर दें, क्योंकि 5 - 2 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लेस 9 के साथ बढ़ जाएगा, डेसिमल 2 प्लेस राइट में चला जाएगा। कहने का मतलब कि 900 किलो जूल हो जाएगा, या इसी को 900 × 10⁻³ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ 10⁻³ लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 10 में या साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी वैल्यू नोट की जाती है तो जैसे उसका नाम है ऑर्डर ऑफ 10, 10 की घात में, तो 10 की घात में होने के कारण उसकी इंटीजर वैल्यू कभी भी 10 से बड़ी नहीं होगी, 10 से ऊपर होगी तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, बात समझ रहे हैं, घातांक में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम कंडीशंस में दूसरे सेट का लेते हैं, अगेन P2 = 1200 वाट और T2 क्या होता है, 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 10 × 60 सेकेंड, बात समझ रहे हैं।
तो ये क्या हो जाएगा 600 सेकेंड, और 600 सेकेंड T2 की वैल्यू आई। तो आप सेकेंड कंडीशन में कितना पावर कंजम्स होगा, तो कंजप्शन ऑफ एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो Q2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1200 इंटू 600 जूल, और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है 7,20,000 जूल। और 7,20,000 जूल का मतलब क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल कर देंगे ऑर्डर ऑफ 10 में, अदरवाइज 720 किलो जूल। अब आपस में कंपैरिजन करने के लिए जो आपको बेटर पड़े, चाहे आप उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज में या ऑर्डर ऑफ 10 की वैल्यूज में देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ 10 की वैल्यूज में देखते हैं तो यहाँ आपको क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 5, दोनों के पावर सेम है, एक का इंटीजर पार्ट 9 है, दूसरे का इंटीजर पार्ट 7.2 है। वे कौन सा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है बिजली? कॉमन सी बात है कि टीवी सेट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो 1 घंटे चल रही है और हमारा टोस्टर मात्र 10 मिनट चल रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर ओवरऑल 1-1 घंटे दोनों का टाइम सेम कर दिया जाता तब तो टोस्टर ज़्यादा कंज्यूम करता, लेकिन टोस्टर का टाइम कम है, इस नाते टीवी सेट हमारा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। यही हमारा क्वेश्चन का मोटो था कि 10 वी गेट टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी, क्योंकि टीवी सेट ज़्यादा देर तक चल रही है, ज़्यादा देर तक उससे डिस्प्ले कराया जा रहा है, और डिस्प्लेइंग जब ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बिजली को ज़्यादा खर्च करेगा। तो अभी तो आपने देखा कि सामान्य तौर पर फिजिक्स या मैथ्स कोई भी होता है इसके 2 मोटो होते हैं, एक तो पहली बात स्पीड, दूसरी एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों रिक्वायर्ड होते हैं और दोनों के साथ मैनेजमेंट जुड़ा होता है, और जो एक बेटर मैनेजर होता है वो जाहिर सी बात है स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों पर ध्यान देता है। तो ये हमारा किसी के लिए कहने की बात नहीं है, जो बच्चा जितना परिश्रम करेगा और उसको यथार्थ में लाना चाहेगा उसे मेहनत करनी पड़ेगी, और हार्ड वर्कर कभी भी फेल्योर नहीं हो सकता, मेरा दावा है। ये हो सकता है कि उसको थोड़ा सा लाभ कम मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाली रहेगा। तो इस नाते आप हार्ड वर्कर बनने की कोशिश कीजिए, हार्ड वर्कर बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, आपका पथ कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज इलेक्ट्रिसिटी हमने समाप्त कर दिया। अब अगली बार के लिए कुछ बच्चों की बात आ रही थी, उन्होंने मैसेज किया कि सर मैथ्स का जो है 2nd चैप्टर उसका मोटिवेशनल वीडियोस कुछ उस पर मतलब सॉल्यूशंस टाइप के क्वेश्चंस दे दीजिए या उनका फाइनल रिवीजन करा दीजिए। तो अगला टॉपिक हम एक बार मैथ्स का चैप्टर 2 रिवीजन कराएंगे, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे आज से कल में वो वीडियो पढ़ जाए। फिर इसके बाद हम केमिस्ट्री पर आएंगे, एक चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसी रोटेशन ऑर्डर में केमिस्ट्री के बाद मैथ्स, मैथ्स के बाद फिजिक्स, ऐसे कंटिन्यू 1 बाय 1 चलते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।